नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग में बीआरपी सीआरपी की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, मंत्री धन सिंह रावत ने दिए संकेत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। फिर सुर्खियों में छाया केदारनाथ सोना चोरी का मामला। बीकेटीसी ने जारी किया 23 किलो सोने का बिल। आंकड़ों के खेल में खुद उलझी समिति, अब उठ रहे सवाल। टिहरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे। पीड़ितों का जाना हालचाल, पीड़ित परिवारों का जल्द होगा पुनर्वास। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का पूर्वानुमान। देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह। रुड़की में कांवड़ यात्रा के बीच सफाई व्यवस्था की खुली पोल। चारों तरफ लगा कूड़े का ढेर, गंदगी के बीच से गुजरने को मजबूर कांवड़िए। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिले के प्रगतिशील युवा काश्तकारों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल योजना को लेकर किसानों को सराहा। उन्होंने कहा कि किसानों के अथक प्रयासों के चलते सेब की खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल योजना के जरिए किसानों ने उन्नत रोपण के गुण, अच्छे कृषि अभ्यासों और प्रशिक्षण लिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज किसान सेब की कृषि कर आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में कोका कोला इंडिया और यहां पर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ये प्रोजेक्ट चला रही है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बीआरपी सीआरपी के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दरअसल आउटसोर्स एजेंसी एक टेंडर प्रक्रिया में बाहर हो गई थी, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में दायर किया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर जानकारी मांगी है और जानकारी देने तक ये भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट से झटका नहीं लगा है। कोर्ट ने इतना कहा है कि जो भी एजेंसी जो है उसमें पार्टिसिपेशन किए गया है उनका ब्यौरा जो है आपने कोर्ट ने कहा है कि एक बार कोर्ट को दिखाइए, तो हम जल्दी उनको कोर्ट को दे देंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें निर्णय होगा। सर, इसमें एसएलबी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं क्या? कोर्ट ने तो बहुत लंबी तारीख लगाई है। देखिए, हमें चाहते हैं कि सीआरपी बीआरपी में हमारे जल्दी जो है बेरोजगार नवयुवक आ जाएँ। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। देखिए, उसकी प्रक्रिया हम लोग शुरू हो गई थी। एक जो हमने कई फर्में आई थी, 250 से ज़्यादा लोग आए थे, उसमें निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया था। तो एक फर्म को जो रिजेक्ट हुई थी, उन्होंने कुछ बिंदुओं को लेकर के माननीय न्यायालय में उन्होंने वाद दायर किया हुआ है और अग्रिम आदेशों तक अगली की जो प्रक्रिया उसको रोक दी गई है। हम लोग उसमें अपना पक्ष रख रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 1000 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट टीचर्स आखिर क्यों 2 अगस्त से आंदोलन करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा कर रहे गेस्ट टीचर्स का भविष्य 9 साल बाद भी सुरक्षित नहीं हो पाया है और अब इसी मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स 2 अगस्त से आंदोलन करने वाले हैं। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि हर सरकार उन्हें भविष्य सुरक्षित करने का आश्वासन देती है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार और किसी भी शिक्षा मंत्री के रहते सुरक्षित भविष्य का रास्ता तय नहीं किया गया। इसी मांग को लेकर 2 अगस्त से आंदोलन गेस्ट टीचर्स करने जा रहे हैं। मौजूदा समय में 4000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं 2000 के करीब गेस्ट टीचर्स हाल में ही शिक्षकों की ट्रांसफर की वजह से प्रभावित भी हुए, जिनके पास अभी नौकरी नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 1000 गेस्ट टीचर्स नियुक्त करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि एक तरफ सरकार शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति का सहारा ले रही है, तो दूसरी तरफ जो गेस्ट टीचर्स सेवाएं दे रहे हैं वो 2 अगस्त से आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं। गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट का कहना है कि गेस्ट टीचर्स बेहतर परीक्षा परिणाम बोर्ड रिजल्ट में दे चुके हैं और इस बात को शिक्षा विभाग भी स्वीकार करता है। इसके बावजूद जो वादा गेस्ट टीचर्स से किया गया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया है।
नमस्कार। और जैसा कि आप सबको विदित है कि हम अभी 2 तारीख से होने वाले महा आंदोलन के लिए निदेशालय में एकत्रित होंगे और ये हमारा एक जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है कि जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे लगातार इस समय वर्तमान स्थिति में ट्रांसफ़र होने से शिक्षा विभाग में 1900 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसके लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि लगातार सरकार ने हमें ये आश्वस्त किया था कि हम आपके पदों को सुरक्षित रखेंगे, आपकी जगह पर किसी न किसी रूप में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और लगातार हमने 9 साल से बेहतर रिजल्ट देने का काम किया, सरकार ने उस पर भी कोई कार्य नहीं किया। सीएम पद संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ बड़े निर्णय कैबिनेट में लिए थे, लेकिन वो वादे शासनादेश के रूप में कुछ पूरे नहीं हो पाए, जिसमें गेस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त न मानने को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला सुनाया था। साथ ही गेस्ट टीचर्स को गृह जनपद में ही सेवा देने का फैसला था। ये दोनों फैसला शासनादेश के रूप में अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, केवल वेतन बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगी है। खुद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कबूल कर रहे हैं कि गेस्ट टीचर्स बेहतर परिणाम सरकारी स्कूलों में देने का काम कर रहे हैं और जो भी जायज मांगे उनकी होगी उसे पूरा किया जाएगा। देखिए, गेस्ट टीचरों को जो उनकी दिक्कत है वो हम पूरी कर रहे हैं और हमेशा मैं उनसे बातचीत भी करता रहता हूं और गेस्ट फैकल्टी पढ़ा भी अच्छी रही है हमारे यहाँ और जो संभव हो सकता है वो सब उनके लिए किया जाएगा। गेस्ट टीचर्स इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पिछली बार जिस तरह से सरकार ने गेस्ट टीचर्स को आश्वासन दिया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ऐसे में इस बार जब गेस्ट टीचर्स आंदोलन करते हैं तो क्या सरकार पर दबाव रहता है? केदारनाथ गर्भगृह से सोना चोरी का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। इस मामले में जहां बीकेटीसी सवालों के घेरे में है, तो वहीं खुद पर उठ रहे सवालों के जवाब में अब समिति की तरफ से सोने का बिल जारी किया गया है, जो इस मुद्दे को शांत नहीं बल्कि और उलझा रहा है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ से सोना चोरी का लगा आरोप, तो बीकेटीसी ने जारी कर दिया बिल। आंकड़ों के खेल में खुद उलझी समिति, अब भी सवालों के घेरे में बीकेटीसी। केदारनाथ के गर्भगृह से 230 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगातार बीकेटीसी पर लग रहा है, लेकिन अपने ऊपर लगे इन आरोपों से पार पाने के लिए अब समिति ने दान में दिए सोने का बिल जारी कर दिया है। इस बिल में सोने की कीमत, वजन, तारीख, सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो वहीं समिति की तरफ से विपक्ष पर गलत आरोप लगाने की बात कही जा रही है। भले ही बीकेटीसी ने खुद की सफाई में सोने का बिल जारी कर दिया हो, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समिति को इस बिल की याद 1 साल बाद क्यों आई। शुरू से लेकर जिस सोने का वजन 230 किलो बताया जा रहा था, आखिर वो 23 किलो में ही सिमटकर कैसे रह गया? देखिए, हम पूर्व से लगातार कहते आए हैं कि केदारनाथ के गर्भगृह में जो है वो 23 किलोग्राम और कुछ मिलीग्राम उसमें सोना था और 1000 किलोग्राम करीब उसमें कॉपर की प्लेटें लगी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से, एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से, और खास करके कांग्रेस के जो मित्र हैं हमारे, वो एक दुष्प्रचार के जो उनका अभियान है उसके तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केदारनाथ में 230 किलोग्राम सोना लगाया गया। इसीलिए हमने ये स्पष्ट रूप से आज कह रहे हैं कि जो ज्वेलर्स ने, जो दानी महानुभाव थे हमारे, उन्होंने अपने ज्वेलर्स का जो हमको टैक्स इनवॉइस दिए हैं वो हमने जारी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ज्वेलर्स को जो सोना है वो सोना खुद दानी दाता ने ज्वेलर्स को दिया है और ज्वेलर्स ने केवल उसमें अपना जो वहां पर स्वर्ण मंडित करने का जो कार्य था वो संपादित किया है। तो उन्होंने उसमें डिटेल्स में दिया है कि कितना उसमें किलोग्राम, कितना सोना उन्होंने दानी दाता से प्राप्त किया और उसके पश्चात कितना उन्होंने वहां पर उपयोग किया और कितना उनके पास शेष रहा है। जिस वक्त केदारनाथ के गर्भगृह में सोना लगाने की खबर सामने आई, तब मीडिया ने प्रमुखता के साथ सोने का वजन भी प्रकाशित किया। मीडिया रिपोर्ट्स में भी 230 किलो सोना केदारनाथ गर्भगृह में लगाने की बात सामने आई। फिर आखिर उस समय इसका खंडन क्यों नहीं किया गया? शुरुआत में जब चारों तरफ 230 किलो सोना लगाने की बात सुर्खियों में रही, तो फिर बीकेटीसी की तरफ से इसका खंडन क्यों नहीं किया गया? अब 1 साल बाद सोना चोरी का मामला तूल पकड़ने लगा तो 230 किलो सोना 23 किलो में ही सिमट कर रह गया। फिलहाल सोने के बिल के जरिए बीकेटीसी खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी सवालों के घेरे में बीकेटीसी खड़ा है।
केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। हालांकि हरक सिंह रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर हरक सिंह रावत की साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा के दौरान की तस्वीर वायरल है, जिसमें वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उपचुनाव में हरक सिंह रावत मैदान में उतर सकते हैं। केदारनाथ की लड़ाई को भी, चुनाव की लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार एकजुट होकर लड़ेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि बद्रीनाथ में भी सरकार ने हर तरीका अपनाया, भाजपा ने हर तरीका अपनाया चुनाव जीतने का। और बद्रीनाथ और बंगलौर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी और प्रदेश की सरकार भी, भाजपा की प्रदेश सरकार भी हर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस परिवार इसको एकजुट होकर लड़ेगा तो हम जीतेंगे। टिहरी के बूढ़ा केदार पट्टी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया और पीड़ित लोगों का हालचाल जाना। विनय शंकर पांडे ने कहा कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है और जिला प्रशासन भी प्रभावित क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि तिनगढ़ गांव को पूर्ण रूप से विस्थापन करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन को देखरेख में कमेटी गठित की जाएगी और एक हफ्ते के अंदर सरकारी और निजी भूमि को चयनित कर प्रभावित परिवारों को बसाने का काम किया जाएगा। मांग तो ये है, मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पुनर्वास चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ भी अब रहने का कोई साधन नहीं है, ना हमारे पास लता है, ना कपड़ा है, ना कोई खाने की कोई व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ रहने कुछ चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हमारे को। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, आप देख ही रहे होगे क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। कि हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर ही रहेगी और इनकी समस्या का समाधान करने में न तो किसी भी प्रकार के धन की कमी आड़े आने दी जाएगी। जहां आवश्यकता हो प्रोटेक्शन वर्क की उसको किया जाए, जहां विस्थापन की ज़रूरत है वहां विस्थापन की कार्रवाई की जाए। जब तक लोग शेल्टर होम में हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा प्रबंध किया जाए। और जिलाधिकारी ने यहाँ काफ़ी अच्छी शुरुआत की है कि जो बच्चे वगैरह भी यहाँ पर आए हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पर कल से उनकी क्लासेस भी टेम्परेरी शुरू करा रहे हैं। देहरादून स्थित पंचायती राज निदेशालय में प्रधान संगठनों द्वारा एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दिया है। पंचायत प्रतिनिधि जगत मर्तोलिया ने कहा कि अपनी मांग को लेकर 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अब 30 जुलाई को उत्तराखंड के यहाँ पर 90 विकास खंड कार्यालयों में तालाबंदी और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए। और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुंची है। इससे हम 15 तारीख से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और कल 30 तारीख को सारे उत्तराखंड के 89 विकास खंडों में विकासखंड कार्यालयों पे तालाबंदी का कार्यक्रम है और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। कि पंचायतों में भी बहुत से प्रतिनिधि हमारे हैं, हम इन जो भी पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है उसका समर्थन करते हैं और सरकार से एक शब्द में मांग करते हैं कि विषम परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए और निश्चित रूप से जिस तरीके से पहले की सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, जिन्होंने पंचायतों के कार्यकालों को बढ़ाने का काम किया है, तो धामी जी भी, क्योंकि पंचायतों से उनका लगाव रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि धामी जी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का काम करेंगे। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सर्किट हाउस में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा दाखिले को लेकर मिली शिकायत पर शिक्षा विभाग को जांच करने के निर्देश दिए। वहीं मजहर नईम नवाब ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की
जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक जरूर पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। अभी सूची मांगी है आईटी के तहत, जो बच्चों के एडमिशन अगर नहीं हुए हैं तो हमारा काम ये है कि वो बच्चे अगर आईटी के तहत नहीं आए हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिला है, तो हम उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं, कोई बच्चा घर ना बैठे। और हमने आज जो ये समीक्षा बैठक की है बच्चों की स्कूलों की स्थिति को ठीक करने के लिए, हमारी सरकार ने लगातार स्कूलों पर अच्छा बजट दिया है। एक नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष में 20 स्कूलों की स्थिति ठीक करने के लिए, वहाँ की मेंटेनेंस करने के लिए, और हमने आज उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। देहरादून में ग्राम पंचायत के परिसीमन के लिए 30 जुलाई से प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं क्षेत्र और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। तो अभी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके क्रम में पुनर्गठन और परिसीमन की समय सारणी जो है वो हमारे द्वारा बना दी गई है, और पुनर्गठन प्रस्ताव जो प्राप्त करने की तिथि है वो 30 तारीख से लेके 7-8 तक है। तो उसके बाद हमारी समय सारणी हम लोगों ने पब्लिश भी कर दी है और आगे चला भी दी है, और उसी के क्रम में फिर जो आपत्तियाँ आएंगी, जो फाइनलाइजेशन होगा, फिर परिसीमन होगा, उसका फाइनलाइजेशन होगा, आपत्तियाँ आएंगी, उस तरह से कार्रवाई होगी समय सारणी के हिसाब से। वहीं प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। खासकर देहरादून समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। अब आगे अगर बात करते हैं, आज 29 तारीख है, तो आज भी अच्छी एक्टिविटी मिलने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें हल्की मध्यम बारिश रहेगी, और जो हमारे फुटील के अलावा के डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो ज़्यादातर जगह दिख रहा है कि बारिश रहेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ भी अनेक जगहों तक में आज है। जब हम वार्निंग पे जाते हैं, अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है, जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है। और इसी तरह जो हैवी रेन है उसमें टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इनको रखा गया, और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जो हमारे देहरादून, टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या हरिद्वार और इसी तरह उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हैवी से वेरी हैवी इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो दिख रही है एक्टिविटी की इस तरह की मिलेगी। काशीपुर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षभान ने कैंप कार्यालय में बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बैठक में पार्टी के विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सभी पदाधिकारी यहाँ आए, मौजूद हुए, और आज यहाँ पर जो आर्मी के कुछ पूर्व अधिकारी और पुलिस के पूर्व अधिकारी हमारी आरएलडी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का पूरी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। और मीटिंग हमारी हुई थी, अब बहुत जल्दी पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। उस संबंध में भी हम लोगों की मीटिंग थी कि कौन लड़ना चाहते हैं, कौन नहीं लड़ना चाहते। रुड़की के मंगलौर में कांवड़ यात्रा के दौरान चारों तरफ गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गंदगी के बीच शिव भक्त चलने को मजबूर है। उधर नगर पालिका परिषद के अधिकारी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सफाई कर्मी 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि तस्वीरें अधिकारी के बयान के बिल्कुल विपरीत है। वो पूरी पलड़ी को लेकर हमारे 10-12 कर्मचारी लगे हुए हैं, जो 2 शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं। जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लगते हैं, फिर 2-3 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक। तो प्रॉपर सफाई का कार्य चल रहा है, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी कावड़िए भी अत्यधिक मात्रा में आ रहे, आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ा कूड़े की व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन फिर भी उसको प्रयास है, हमारे कर्मचारी उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं।
रुद्रपुर में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आमजन शुद्ध वातावरण देने के लिए सरकार प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरह के पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में पहले जंगल झाड़ियां थी, जिसे अब एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रयास है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कलेक्ट्रेट के सामने जो झाड़ी झंखाड़ वाला इलाका था, आज की डेट में बहुत अच्छा है और लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि लोग आके बैठें और छाए में बैठें और अपना समय जो उनके पास शेष बचता है शुद्ध हवा लें। तो हम लोगों ने इसमें बृहद स्तर पर बड़े पेड़ जो ऑक्सीजन सबसे अधिक देने वाले पेड़ होते हैं उनको लगाने का भी हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं। हल्द्वानी शहर के बाजार क्षेत्र में नगर निगम द्वारा फिर से आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। दरअसल आवारा पशु शहर में जाम का कारण और कई बार दुर्घटनाएं भी उनकी वजह से होती हैं, जिन्हें देखकर स्थानीय लोगों द्वारा आवारा जानवरों को पकड़ने की मांग की जा रही है, जिसके बाद नगर निगम ने अब आवारा जानवरों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, वर्तमान में नगर निगम हल्द्वानी की 2 गौशालाएं जो हैं वो चल रही हैं, एक रजपुरा में है और एक गंगापुर में है। दोनों जगह मिला करके लगभग 400 के करीब हमारे जानवर हैं, जिसमें गौवंश हैं, जिसमें गाय भी हैं, बैल भी हैं। अभी समस्या ये है कि जो गंगापुर हमारी गौशाला है वो उसका प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो हम आगे के भी द्वितीय और तृतीय चरण का भी काम प्रारंभ कर देंगे ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। तो साथ ही साथ सड़कों से जो आवारा जानवरों को उठाया भी जा रहा है। रुद्रपुर में 3 सूत्रीय मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, स्थानीय लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दिनेशपुर में सिडकुल मटकोटा मार्ग की हालत खस्ता हो चली है। आए दिन लोग हादसों की चपेट में आते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, ये हम 2-3 मुद्दे को लेके जिसकी हमारी सुनवाई नहीं है डीएम कोर्ट में, हम इसके लिए धरना दिए हैं और डीएम साहब को हम ज्ञापन भी देंगे। पहला मुद्दा हमारा ये है मटकोटा रोड, गदरपुर से मटकोटा रोड जो खस्ता हाल है, आए दिन उसमें दुर्घटना होके लोगों की मौतें हो रही है और उसके लिए हमने आज कई सालों से लगातार धरना दे रहे, कई धरना दे चुके हैं। आश्वासन मिलता है और उसके बाद सड़क नहीं बनती है। करीब 100 लोगों की 1 साल में मौतें हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री धामी जी क्यों उसको रोक रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जबकि इससे हमारे बहुत सारे हजारों बच्चों का भविष्य जो है वो चौपट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें और ये जो अनुसूचित जाति के बच्चे हमारे, चाहे बंगाली समाज के हों चाहे और दूसरे समाज के हों, जिनकी वजीफा रोका गया है, उसको शीघ्र लागू करें, इससे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। अल्मोड़ा में निजी संस्था द्वारा छात्र छात्राओं के साथ धोखेबाजी करने का मामला सामने आया है। दरअसल संस्था ने छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति मेला और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन छात्र जब कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां व्यवस्था बिल्कुल उलट नजर आई। बता दें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था से जवाब मांगा है। दरअसल में इस कार्यालय को जो पत्र मिला था उसमें ये लिखा था कि बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को कोई लाभ होगा, तो इस कार्यालय के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र निर्गत किया गया था कि बच्चे वहाँ भेजने के लिए। इसके बाद उनके द्वारा विद्यालयों को चिट्ठी भेजी गई, तो बच्चे गए तो इसमें ये संज्ञान में आया है कि भाई वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और जिस उद्देश्य से हमने भेजा था उसकी पूर्ति नहीं हुई है। तो हम इस संबंध में जो उनको पत्र भी निर्गत करेंगे और भविष्य में भी इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। उधर रामनगर काशीपुर मार्ग में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। बता दें कि कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। ये त्याला रिसोर्ट के पास में हुआ है। हमारे वो विनोद मेहरा जी थे, वो उनके मित्र कौशिक बनोला रामनगर को आ रहे थे और एक क्रेटा कार जो काशीपुर की तरफ को जा रही थी उसने उन्हें टक्कर मारी रॉन्ग साइड और उसमें दोनों घायल हुए। फिर हम ब्रिजेश लेके गए, ब्रिजेश में डॉक्टर नहीं थे तो सरकारी में उनका वो करवा के फिर काशीपुर ले गए। काशीपुर में जाते हुए विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई और कौशिक बनोला जी सवता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अभी थोड़े सही हैं।
उधर रुड़की लक्सर रोड पर एक युवक सोनाली नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि भैंसाबोगी नदी में पलटने से यह हादसा हुआ। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी रही। खबर मिलने तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। प्राप्त हुई है तो मौके पे हमने तुरंत फोर्स भेजी। अभी युवक की बाजपुर में कार और ऑटो की जोरदार भिड़ंत से ऑटो सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। उधर घटना के बाद से कार चालक फरार बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग में बीआरपी सीआरपी की भर्ती प्रक्रिया पर रोक। मंत्री धन सिंह रावत ने दिए संकेत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। फिर सुर्खियों में छाया केदारनाथ सोना चोरी का मामला। बीकेटीसी ने जारी किया 23 किलो सोने का बिल। आंकड़ों के खेल में खुद उलझी समिति, अब उठ रहे सवाल। टिहरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे। पीड़ितों का जाना हालचाल। पीड़ित परिवारों का जल्द होगा पुनर्वास। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का पूर्वानुमान। देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह। रुड़की में कांवड़ यात्रा के बीच सफाई व्यवस्था की खुली पोल। चारों तरफ लगा कूड़े का ढेर। गंदगी के बीच से गुजरने को मजबूर कांवड़िए।